Hello and good morning students. I am Tabrez Akhtar and this is your EVS class, and we are going to study from page number 90. Where is east west? All the place you are, where does the sun rise, where does it set, or where you are standing, find out what all is there to your east, what all is there to your west. Also find out what places are you to your north and साउथ। जिस प्लेस में आप रहते हैं वहाँ पे आप बताइए कि सन कहाँ से राइज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली अगर एक डायरेक्शन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं तो ये रही डायरेक्शन। ठीक है, एंड this is your north and this is your south and it is east and west। ठीक है, तो सनराइज़ कहाँ से होगा? अगर आप इस प्लेस पे हो, अगर आप बीच में हो तो सनराइज़ कहाँ से होगा? ईस्ट से होगा। ठीक है, और सेट कहाँ पे होगा? ये वेस्ट में सेट होगा। ठीक है, ईस्ट में राइज होता है सन एंड सेट होता है कहाँ पे? ये जाके वेस्ट में सेट होता है। ठीक, नाउ अब आप जहाँ पे जिस प्लेस में हो वहाँ पे आपको बताना है कि ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है एंड वेस्ट में क्या है। तो सिंपली अगर आप आपके प्लेस में जहाँ पे आपका हाउस है वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एरिया हो तो उसके बारे में बता दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट में रेलवे स्टेशन है, वेस्ट में हॉस्पिटल है, कुछ इस टाइप से। या अगर ऐसा नहीं करना है तो मैं आपको बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन मैप के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि नॉर्थ में इंडियन मैप में क्या होगा? नॉर्थ में होगा जम्मू एंड कश्मीर। ईस्ट में क्या होगा? ईस्ट में आपका होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट में क्या होगा? वेस्ट में आप गुजरात को ले लीजिए, ये सारे स्टेट्स हैं, है ना। साउथ में क्या होगा? साउथ में आप तमिलनाडु या केरल को ले लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको प्लेसेस बताए, स्टेट्स बताए जो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नाउ tell and write. Look carefully at the map of Golconda. On the map, arrows show all the 4 directions. If you are peeping inside the Bodli Darwaja, in which direction from you is कटोरा हौज? ठीक है, अगर आप बोदली दरवाज़ा से देख रहे हैं तो कटोरा हौज कहाँ पे है? ठीक है, इफ़ समवन इज़ इंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज़ कटोरा हौज? ठीक है, तो ये हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मैप में फाइंड आउट करना है, जो कि मैप आपकी बुक में अवेलेबल है। एंड दिस इज़ द गोलकोंडा मैप। ठीक है, ये गोलकोंडा फोर्ट का मैप है। अब इसमें सारे सबसे पहले जो भी प्लेसेस हैं उनके नेम देख लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन में कहाँ से बात हो रही है, किस प्लेस की बात हो रही है, पहले उसको फाइंड आउट कीजिए, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्शन देख लीजिए कि इस मैप में जो डायरेक्शन दी हुई है वो यहाँ पे नॉर्थ है, यानी इस साइड पे सारी चीज़ें नॉर्थ में कहलाएंगी, और इस साइड पे जाएंगे तो साउथ कहलाएगा, और इस तरफ की सारे प्लेसेस ईस्ट में कहलाएंगे, और इस तरफ के सारे प्लेसेस वेस्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि बोदली दरवाज़ा किस साइड पे है। तो आई थिंक
दिस इज़ बोदली दरवाज़ा। ये बोदली दरवाज़ा आपकी बुक में रिटन है। अब यहाँ से आप अगर देख रहे हैं तो आपको कह रहा है कि कटोरा हौज कहाँ पे है। ठीक है, तो कटोरा हौज जो है वो ये है। ठीक है, तो कटोरा हौज जो अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, तो कटोरा हौज नॉर्थ साइड की तरफ जा रहा है। देखिए ऊपर ये नॉर्थ है ना, ऊपर नॉर्थ। ठीक है, तो कटोरा हौज नॉर्थ साइड पे जा रहा है। ठीक, बी है अगर आप इंटर करते हो बंजारा दरवाज़ा से तब आपका कटोरा हौज कहाँ पे होगा। तो अगर बंजारा दरवाज़ा से इंटर कर रहे हैं तो बंजारा दरवाज़ा को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैप में कुछ क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, आपकी बुक में सारी विजिबल होगा। ये सारी जो भी प्लेसेस हैं। बंजारा दरवाज़ा ये है बंजारा दरवाज़ा। तो अगर आप बंजारा दरवाज़ा से इंटर हो रहे हैं तो कटोरा हौज कहाँ पे होगा। तो ये है कटोरा हौज। बंजारा दरवाज़ा से इंटर हो रहे हैं तो ये होगा नीचे के साइड पे। तो नीचे के साइड पे कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ डायरेक्शन। ठीक है, मैंने डायरेक्शन पहले ही बता दिया था, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ ईस्ट एंड यहाँ वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल। ठीक है, बाला हिसार से मोती महल जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बाला हिसार से मोती महल तक जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है बाला हिसार एंड देन आपको फाइंड आउट करना है मोती महल। मोती महल तो मुझे मिल गया, ये है मोती महल। बाला हिसार, ये है बाला हिसार। ठीक है, तो बाला हिसार से मोती महल जाना है तो आपको ईस्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लुक एट द आंसर्स ऑफ ऑल अदर क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट। फोर्ट के आउटर वॉल में कितने गेट आपको दिख रहे हैं। तो देयर आर 9 गेट्स ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। एंड नेक्स्ट इज काउंट हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन फोर्ट। कितने प्लेसेस हैं, काउंट हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन फोर्ट। देयर आर 3 प्लेसेस इन द फोर्ट। सॉरी, प्लेसेस नहीं, पैलेसेस। ठीक है, कितने पैलेस हैं, तो 3 पैलेस हैं उस फोर्ट में, जिस फोर्ट का मैप है हमारे बुक में। व्हाट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट, फॉर एग्जांपल वेल, टैंक, स्टेप वेल। तो वाटर अरेंजमेंट कौन कौन सी आपको दिख रही है उस मैप में। तो देयर आर 5 बाउलीज एंड 3 हॉज फॉर वाटर। तो पानी के लिए हमारे पास 5 बाउलीज और 3 हॉज हैं वाटर के। ठीक है, ये बाउली है आपके, ये बाउली है। ठीक है, और ये हौज है। हौज थोड़ा बड़ा होता है, बाउली थोड़ा छोटा होता है, जिसमें पानी कलेक्टेड होता है, वाटर कलेक्टेड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे। नाउ ऑन द मैप 1 centimeter distance is equal to the distance of 110 meters on the ground. Now tell, on the map the distance between Bala Hisar and the Fateh Darwaja is. अब हमें डिस्टेंस बतानी है कि डिस्टेंस कितनी होगी बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा। बाला हिसार से फतेह दरवाज़ा के बीच में कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी। ठीक है, देखते हैं बाला हिसार से फतेह दरवाज़ा। बाला हिसार ये रहा आपका, एंड फतेह दरवाज़ा, फतेह दरवाज़ा हमें फाइंड आउट करना होगा। ये रहा फतेह दरवाज़ा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस
कितनी होगी, ठीक है। तो इस मैप में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। ओके, नाउ मे बी हमें इसके लिए स्केल का यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिट तो दी हुई है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर, लेकिन मैप में कोई ऐसी डिस्टेंस विजिबल नहीं है कि जिससे हम डायरेक्टली पता कर सके। तो हमें आप अपने बॉक्स से, टूल बॉक्स से, ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल निकालिए और बाला हिसार से लेकर के फतेह दरवाज़ा तक की डिस्टेंस को आप मेज़र कीजिए और बताइए कि कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इन दो प्लेसेस के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना होगा, इट इज़ योर होमवर्क। एंड देन ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वुड बी, अब उसके बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, है ना। तो देखिए, अगर आपका स्केल है, आपने स्केल से मेज़र किया ये दोनों प्लेस के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की मेज़र की। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि आपने कितना आया आपका आंसर 10 सेंटीमीटर, तो आपका 10 सेंटीमीटर अगर आंसर आ रहा है तो आपको मीटर में बोल रहा है कि कितना होगा। तो हमें पता है कि मीटर में 110 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर के इक्वल इस मैप के अकॉर्डिंग। तो हमारा 10 सेंटीमीटर आया था, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 110 करना पड़ेगा। जैसे ही 10 सेंटीमीटर इंटू 110 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1100, ठीक है, 1100 आंसर आएगा। तो ये हमारा मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बस आपका जो भी आंसर आए आप स्केल से कैलकुलेट करने के बाद तो आपको उसमें 110 को मल्टीप्लाई कर देना है और उसका यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देना है। हाउ फार इज़ मकाई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा, मकाई दरवाज़ा से फतेह दरवाज़ा कितनी दूर पे है। फिर से आपको मकाई दरवाज़ा फाइंड आउट करना है, उसके बाद फतेह दरवाज़ा फाइंड आउट करना है, उन दोनों को बीच स्केल से मेज़र करना है। फिर जो भी आंसर आएगा उसको आप आंसर में पुट करिएगा, ठीक है। तो ये रहे क्वेश्चंस। नाउ पेज नंबर 92, why these attacks? While we are all talking, Sridhar called us to see a big gun. We ran up the steps. Selja, this must have been the Sultan's big gun. ठीक है, तो वो लोग घूम रहे थे, बात कर रहे थे, फिर श्रीधर ने देखा एक बहुत बड़ी गन देखी, ठीक है, और वो उस तरफ गए गन को देखने के लिए। और शैलजा ने कहा दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, शैलजा ने कहा ये ज़रूर सुल्तान की गन होगी। सुल्तान मीन्स वो राजा जो इस फोर्ट का रूलर था, यानी इस जगह का रूलर था, यानी राज करता था, जो उसकी ही गन होगी, ठीक है। नाउ दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब। दीदी कहती हैं ये जो गन थी इसको यूज़ किया गया औरंगजेब के द्वारा, यानी औरंगजेब ने इसको यूज़ किया था। हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट। फॉर 8 months they camped outside the fort. हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स। तो औरंगजेब एक रूलर था जिसकी पूरी आर्मी आई हुई थी इस फोर्ट पे कब्ज़ा करने के लिए, गोलकोंडा फोर्ट पे रूल करने के लिए, इसको कैप्चर करने के लिए। तो क्या हुआ कि वो लोग कैनन के साथ, गन के साथ, यानी बड़ी बड़ी तोप के साथ और गन के साथ आए थे इस पे अटैक करने के लिए, लेकिन वो एंटर नहीं कर सके इस फोर्ट में, क्योंकि इस फोर्ट की वॉल बहुत थिक थी, बहुत मज़बूत थी, और इसीलिए वो बाहर ही रह गए। और वो 8 months यानी 8 महीने तक ही बाहर रहे, उस आउटसाइड द फोर्ट, यानी फोर्ट के बाहर कैम्प करके रुके रहे, ठीक है। देन शैलजा सेज व्हाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे
फ्रॉम दिल्ली। तो शैलजा कहती है कि आखिर वो लोग आए क्यों थे दिल्ली से यहाँ तक। तो दीदी कहती हैं, इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स, दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families, and when nothing else worked, they also attacked them. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता था? पहले जो रूलर होते थे, जो राजा होते थे, जो किंग होते थे, वो अपना जो उनका एम्पायर है, जो उनका स्टेट है, या जो उनका राज्य है, या जो उनका प्लेस है, उसको बड़ा करना चाहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई राजा है उचेहरा का, तो वो उस टाइम पे क्या चाहेगा कि मेरा जो उचेहरा है वो और बड़ा हो जाए, इसीलिए वो उचेहरा में और भी बाकी आसपास के प्लेसेस को इंक्लूड करना यानी मिक्स करना चाहेगा उसके साथ। चाहे तो वो दूसरी जगह पे कब्ज़ा करके अपने उचेहरा में उसको मिला ले, या तो वो क्या कर ले, दूसरे जगह के राजा से शादी के संबंध करके उसकी जगह को अपनी जगह के साथ मिला ले, या फिर उसके जगह पे आक्रमण करके या फिर अटैक करके उसकी जगह को कैप्चर कर ले, या फिर उनके साथ फ्रेंडशिप करके उसकी जगह को कैप्चर कर ले। तो बहुत सारे तरीके होते थे। एक राजा हमेशा यही चाहता था कि मेरी जो सत्ता है, जो मेरी जगह है, वो बढ़ती जाए और मैं पूरी जगह पे राज करूं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रेटजी अपनाई जाती थी, सारे रूलर्स अपनाते थे। And Kalyani says, why is it that Aurangzeb's army could not get into the fort? He had so many soldiers and big guns. तो कल्याणी कहती है कि आखिर औरंगजेब की आर्मी क्यों अंदर नहीं जा सकी, जबकि उनके पास बहुत सारे सोल्जर्स थे और बड़ी बड़ी गन थी। शैलजा कहती है, डिडेंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स। तो शैलजा कहती है कि क्या आपने इतनी मोटी मोटी मजबूत दीवारें नहीं देखी क्या? इन द मैप देयर इज़ अ लॉन्ग डीप डिच अलॉन्ग द वॉल। तो मैप में देख सकते हैं कि वॉल के पास में, दीवारों के पास में गड्ढे भी बने हुए थे। हाउ कुड ही द आर्मी इंटर। तो इतने बड़े बड़े गड्ढे भी बने हुए थे, तो कैसे कोई आर्मी अंदर आ सकती थी? श्रीधर कहते हैं, इफ़ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइज देन द सोल्जर्स इन द बेसन्स वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट। तो ठीक है, और अगर दूसरी तरफ से भी आर्मी आने की कोशिश करती तो बेसिन्स जो बने हुए थे उस बेसिन से दूर तक दिखाई दे जाता था और दूसरे साइड का भी दिखाई पड़ता था, इसीलिए कोई रास्ता नहीं था कि उस फोर्ट के अंदर जाया जा सके। ठीक है, कल्याणी कहती है, इमेजिन द आर्मी इज़ कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स, हेयर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड। तो कल्याणी कहती है कि इमेजिन कीजिए कि क्या उस जगह उस टाइम पे क्या सीन रहा होगा कि बड़े बड़े हाथियों से और घोड़ों से, हॉर्सेस से और एलिफेंट से क्या है, पूरी पूरी आर्मी आ रही है एक फोर्ट को कब्ज़ा करने के लिए। और उसके बाद इस तरफ जो फोर्ट में सुल्तान है वो भी अपनी आर्मी के साथ प्रिपेयर है कि जो अपोजिट आर्मी आ रही है उसको अंदर आने ना दिया जाए। शैलजा कहती है, ओह नो, हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग, वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स। शैलजा कहती है कि ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत दुख की बात है कि इस वॉर में, इस जंग में, इस लड़ाई में बहुत सारे सोल्जर्स की मौत हो गई होगी, वो मर गए होंगे। तो फिर आखिर क्यों ये सारी लड़ाई की जाती है और ये अटैक क्यों किया जाता है जब लोगों की इसमें जान जाती है? तो श्रीधर सेज, guns and cannons are things of the past now. These days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. तो श्रीधर कहता है कि गन और कैनन तो पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट की बातें हैं।
अब जो वॉर होती है या फिर अब जो कंट्रीज़ हैं उनके पास क्या है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऐसे बॉम्ब्स होते हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया जाए किसी जगह पे, किसी कंट्री में, तो बहुत बड़ा प्लेस, बहुत बड़ी जगह में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, सपोज़ कीजिए अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब आके गिरता है तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। ठीक है, अब डिस्कस करना है क्वेश्चंस को। हैव यू रिसेंटली रेड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विद अनदर कंट्री? तो आपने कभी ये वॉर सुनी है, अभी रिसेंटली कोई वॉर या अटैक सुना हुआ है? तो हाँ, रिसेंटली एक वॉर और अटैक हमने सुना है। अभी कुछ आपने अगर न्यूज़ में देखा होगा तो अज़रबैजान एंड आर्मेनिया, ये 2 कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में वॉर चल रही थी और जो ये अभी रिसेंट वॉर है। फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर। तो वॉर का रीज़न हमें पता करना है। तो वॉर का मोस्टली रीज़न हमेशा क्या होता है, हमेशा प्लेस का या जगह का ही ज़्यादातर रीज़न होता है किसी वॉर का। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री ये है और एक कंट्री ये है, ठीक है, और ये कंट्री चाहती है, नंबर 1 कंट्री चाहती है कि मुझे और भी बड़ा हिस्सा मिल जाए और नंबर 2 कंट्री चाहती है कि ये हिस्सा मुझे मिल जाए। तो जगह के लिए या प्लेस के लिए या कोई स्टेट या खाली ज़मीन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, यही रीज़न ज़्यादातर होता है। व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स आर यूज्ड इन दिस वॉर? तो लड़ाई के लिए, वॉर के लिए कौन कौन से वेपन्स यूज़ किए जाते हैं? तो इस टाइम पे बहुत हाईटेक वेपन्स यूज़ किए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जेट यूज़ की जाती है, ठीक है, फाइटर जेट यूज़ की जाती है, ठीक है, बहुत सारे बॉम्ब यूज़ किए जाते हैं, ड्रोन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, टैंक यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे वेपन हैं यूज़ किए जाते हैं वॉर में। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस? तो किस टाइप का डिस्ट्रक्शन होता है? ठीक है, तो इसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत लाइफ जो है लोगों की जाती है, यानी कई लोग मारे जाते हैं और बहुत प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम कहें तो लैंड का, ठीक है, और सिटी और बिल्डिंग, इन सब को नुकसान होता है किसी भी वॉर से। ठीक है, और लाइफ यानी लोगों की जानें भी जाती हैं। ठीक है, नाउ फाइंड आउट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।